आज कंपनीज एक्ट का लास्ट क्लास है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में जो होता है ना, रटने वाला ज्ञान बहुत कम है। हम लोग कितना डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा देखे क्या इसमें? नहीं देखे। तो इसमें रटना, प्योर रटना बहुत कम है। हाँ, इसमें ध्यान में रखना और याद में रखने वाला बात बहुत है। तो अभी हम लोग आए अलग टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। भैया कैपिटल कितने टाइप का होता है? कुछ को पता होगा, जिसको नहीं पता हम समझा देते हैं। सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। याद है हम एक बात बोले थे, मोआ करके एक चीज है, मेमोरेंडम, उसमें बताना पड़ता है कितना कैपिटल है। मोआ में बताया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? तुम्हारा कंपनी मैक्सिमम कितना उठा सकता है, तुम्हारा कंपनी का मैक्सिमम कितना उठाने का औकात है, ठीक है। तो मानिए भैया मेरे कंपनी का मैक्सिमम उठाने का औकात है ₹100 लाख, यानी कि 1 करोड़। सेकेंड, इशूड कैपिटल। तेरे कंपनी को उठाने का औकात कितना है? 100 लाख, 1 करोड़। क्या पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक ही बार में उठा लेगा? धीरे, कभी भी 10 लाख का जरूरत पड़ेगा 10 उठाएगा, 50 का पड़ेगा 50 उठाएगा। तो इश्यूड कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि जितना उठाने का मैक्सिमम लिमिट है, अगर उसके अंदर में हमको कुछ हिस्सा उठाना है, वो हिस्सा पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड टू पब्लिक। मानो हमको अभी 100 में से सिर्फ 50 लाख का जरूरत है, ये क्या हो गया? इशूड कैपिटल। इसका मतलब हम मार्केट में कितना शेयर छोड़े हैं? 50 लाख का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हो गया पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। मार्केट में कितना छोड़ा गया था? 50 लाख। उसमें से मानो 30 लाख रुपया के लिए लोग बोला कि शेयर लेगा, और 20 लाख रुपया का कोई शेयर लिया ही नहीं, तो मेरा इशूड में से सब्सक्राइब कितना हुआ? 30 लाख, और अनसब्सक्राइब्ड 20 लाख। अच्छा, देख के क्या लग रहा है कंपनी अच्छा है या बुरा है? बुरा है। क्यों बुरा है? 90% आदमी भी अभी तक इसको नहीं सब्सक्राइब किया। अब ये बात जो तुम हमको अभी बताई अनुपम, तुमको कहाँ से पता चला? क्लास 12 में तुम लोग को पता था ना ये बात? वेरी गुड। ये बात बहुत अच्छा है और बहुत ध्यान रखने वाला बात कि हम मार्केट में शेयर कितना छोड़े? 50 लाख। लॉ बोलता है, आगे पढ़ेगा तुम लोग, कि अगर 90% लोग भी अप्लाई नहीं किया, यानी कि 50 में से 45 का भी एप्लीकेशन नहीं आता है ना, तो वो कंपनी क्या शेयर इशू कर सकता है मार्केट में? नहीं। तो यहां तो 30 आया, तो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। लेट अस मेक इट मोर करेक्ट, यहां हम लोग गलत हो जाएंगे। 45 लाख सब्सक्राइब था और 5 लाख लोग सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, कोई शेयर अगर अनसब्सक्राइब्ड रह जाए, मतलब उसका मार्केट में इज्जत गड़बड़ है, और जिसका ओवर सब्सक्रिप्शन आए तगड़ा इज्जत है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल क्लियर है। अच्छा, अब इसमें से भी पैसा ना कॉल्ड अप हिस्सा में होता है। अगर 10 रुपया का एक शेयर है मान लो, तो क्या पूरा 10 रुपया एक बार में मांगेंगे? तुम देखो कंपनी को कैसे काम कर रहा है। 100 लाख का लिमिट था, क्या एक बार में पूरा पैसा मांगा? नहीं, पहले उसमें से कुछ हिस्सा इशू किया, फिर इशू में से क्या पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ? नहीं, कुछ सब्सक्राइब हुआ, कुछ अनसब्सक्राइब रह गया। जो सब्सक्राइब्ड है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है, क्या उसमें से सारा एक बार में मांगेंगे? नहीं, ये भी हिस्सा करके मांगेंगे। कुछ पैसा एप्लीकेशन में मांगे, कुछ अलॉटमेंट में, और कुछ अलग अलग कॉल करके मांगेंगे। ये कॉल का भी अलग अलग हिस्सा हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ऐसे करके, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? ये हो गया कॉल्ड अप। और अगर मानो ये मांगा, ये अभी एप्लीकेशन का पैसा मांगा जाता है या मिल जाता है? मिल जाता है। मानो 3 रुपया प्लस 3 रुपया मिला प्लस 2 रुपया मांगे, कितना मिला अभी तक? 5 रुपया। ये कहलाता है पेड अप कैपिटल।
तुम लोग 90% ऑफ द लॉ में ये शब्द देखेगा, पेड अप शेयर कैपिटल, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, PUSC। ये वो हिस्सा है जितना पैसा मेरे पास आ गया, मेरे पास कितना आया, 5 रुपया करके आया, जितना भी शेयर्स था उस पर। मांगे कितना थे हम, अभी तक 5 ही रुपया मांगे, अनकॉल्ड है 5 रुपया। अच्छा मानो हम 10 रुपया मांगते और 5 ही रुपया मिला, जो बचा हुआ 5 है वो क्या रह गया, अनपेड रह गया। ये सब बेसिक सबको क्लियर है, और बुक से देख लें। नॉमिनल यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि ऑथराइज्ड है, ये कहाँ लिखा होता है, मोआ में, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मेरा मैक्सिमम या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 लाख यानी कि 1 करोड़। हमको लिमिट बढ़ाना है, 200 लाख करना है, हमको क्या करना होगा, हमको मेमोरेंडम चेंज करना होगा। जब मेमोरेंडम जमा किए थे किसको किए थे, रजिस्ट्रार को, तो उसमें जब चेंज आएगा तो किसको जाएगा, तो जब भी मेमोरेंडम ऑल्टर किया जाए, क्या किया जाए, ऑल्टर किया जाए, तो डिटेल्स किसको भेजना होता है। अच्छा क्या मोआ ऐसे ही ऑल्टर हो जाएगा, डायरेक्टर्स क्या मोआ ऑल्टर कर सकता है, नहीं। ये सबसे रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। इशूड कैपिटल क्या हुआ, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड बाय द कंपनी। सब्सक्राइब्ड, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कॉल्ड अप कैपिटल, part of subscribed capital called up by the company in rupees, and paid up capital part of called up capital which is paid by the shareholders। क्या paid up capital में calls in arrear आता होगा, calls in arrear क्या होता है, हम किसी से पैसा मांगे, अरे तेरी दिन पे दिन पार हो रहा, पैसा जमा ही नहीं कर रहा, तो वो कॉल इन अरियर हो गया। और कॉल इन एरियर का मतलब मेरे पास वो पैसा नहीं है, और पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब ये पैसा मेरे पास है। तो क्या कॉल्स इन एरियर पेड अप शेयर कैपिटल का हिस्सा बनना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। यानी कि ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड किया हुआ है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है। अब शेयर्स कैसा होता है, शेयर कंपनी में मेरा हिस्सेदारी होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या कंपनी के एसेट का इंटरेस्ट होता है ये, अगर हम रिलायंस का शेयर खरीदते तो अंबानी का कुर्सी का मिलता है हमको, वही बात बोला कि शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। इसमें कुछ राइट्स मिलता है हम लोग को, ठीक है। अब शेयर कैपिटल कैसा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और अभी तक यहां तुम लोग पढ़ा, क्या ये कभी सुना है विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये तुम लोग के लिए कुछ नया है भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला बात तो ये है भैया कि शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या शेयर एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हर शेयर में एक यूनिक नंबर होता है जिससे एक शेयर दूसरा शेयर से अलग दिखाया जा सके। फिर उठा कि शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है। अच्छा, शेयर का जो नंबर होता है, मानो हम किसी कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा हमको कुछ दिया जाता है किसी रीजन से, क्या मेरे पास कंपनी का शेयर है। अच्छा मानो मेरे पास कंपनी का शेयर था, ऐसे समझो, और हम बोले कि इसका जो डिविडेंड है वो तेरे अकाउंट में डाल देगा, क्या तेरे पास कंपनी का शेयर है, शेयर तो मेरे पास है। क्या उस शेयर में एक नंबर है, हाँ, लेकिन तेरे पास एक हक है ना, तेरे पास क्या हक है कि तुम कंपनी से डिविडेंड मांग सकता है हर साल। क्या ये बात सबको समझ आ रहा है। तो क्या तेरे को भी कोई कागज देगा कंपनी, नहीं देगा। मेरे पास जो कागज है उसमें एक नंबर है, वही तेरा माना जाएगा। तुम अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो तेरे पे नंबर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता है, वही जो मेन नंबर है वही तेरा नंबर कहलाएगा। क्लियर है ये बात। अब आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC क्या होता है भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल को समझने के लिए हम लोग उसके डेफिनेशन पे आए। सेक्शन 43 बोला लिमिटेड बाय शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक ऊपर से हम ज्ञान देते हैं पहले, ताकि आगे बढ़ पाए। ESC मतलब, PSC मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे
पहला हक किसका? प्रेफरेंस शेयर का। कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। एक कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रेफरेंस शेयर हमेशा ऐसे लिखा जाता है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो जितना उसका फेस वैल्यू है उसका 10% पहले दो, जैसे डिबेंचर होल्डर को देते हैं, यही ना, उसको इंटरेस्ट हर साल देते हैं। अंतर क्या है डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर में? अगर प्रॉफिट नहीं होगा डिबेंचर होल्डर को फिर भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो हिस्सा है प्रॉफिट होने पर ही उसको मिलेगा। ये उन दोनों के बीच का अंतर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है? प्रेफरेंस पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी वाइंड अप हो रहा है, उसका एसेट बिकेगा, तो जो रियलाइजेशन ऑफ एसेट से पैसा मिलेगा सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले मिलता है आउटसाइड लाइबिलिटी को, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सबको। फिर पैसा बचा, अब मेरे सामने दो बंदा खड़ा है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो किसको मिलेगा? पहले जो बचेगा प्रेफरेंस को, कुछ बचा तो इक्विटी को। यानी कि दोनों जगह पहला प्रेफरेंस किसको मिला? इक्विटी के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या डिबेंचर होल्डर से भी पहले इसको मिलेगा? कभी नहीं। जब शेयर होल्डर का बात करें तो दो कैटेगरी है जिसमें पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। किस चीज का प्रेफरेंस? फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड या फिर ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप आफ्टर सेटलिंग ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्लियर है ये बात? तो भैया हम इक्विटी शेयर कैपिटल काहे लें? नहीं लेंगे, सही बात है ना। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है कि हर साल 10% ही मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। तो ये पहला फायदा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल का। दूसरा, ओनर कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? इक्विटी। क्यों? वोटिंग राइट्स। कौन बताया? ठीक है, तुम क्या बोल रहा था भाई? नहीं, तो फिर वो ओनर क्यों हुआ? प्रेफरेंस शेयर को भी अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। ये ओनर बनता है, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट। देखो, कंपनी का ऑडिटर, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये शेयर मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग याद आ रहा है? शेयर होल्डर का मीटिंग, वहां क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोट गिनाएगा? नहीं गिनाएगा। कंपनी का डायरेक्टर कौन चलाएगा कंपनी को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछ रहा है? नहीं, मेरे से पूछ रहा है। तो मालिक हम हुए, मतलब भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कभी एजीएम में बुलाएगा ही नहीं। देखो, अगर तेरा प्रेफरेंस शेयर का राइट किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रहा है तब तुमको बुलाएगा। मानो हम बोले, हम कंपनी है, हम बोल रहे कि प्रेफरेंस शेयर का 10% को चेंज करके 9% करना है, तो इसके लिए तो उनका परमिशन लगेगा ना, इक्विटी शेयर का नहीं लगेगा। लेकिन मेन काम के लिए कंपनी चलाने में किसका काम लगता है? इक्विटी। तो असली ओनर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आते हैं यहां पर, टाटा मोटर्स 2008 में जनरली हर कोई नॉर्मल इक्विटी शेयर निकालता था जिसपे उन लोगों को वोटिंग का हक रहा करता था। 2008 में टाटा मोटर एक शेयर निकाला, राइट इशू। राइट इशू का मतलब तुम लोग जानता है क्या होता है? राइट शेयर्स या फिर राइट इशू, यानी कि मानो तुम लोग में से ये फर्स्ट रो टाटा का शेयर्स होल्ड नहीं करता है और ये सेकंड रो टाटा का शेयर्स होल्ड करता है, तो राइट इशू ये सेकंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, तुम लोग के लिए राइट इशू नहीं है, जब नॉर्मल इशू होगा तब आना, या फिर जब कभी पहले भी शेयर्स अगर इशू होता है ना, तो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे पूछा जाता है राइट शेयर्स के नाम पे, और फिर नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? राइट शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक। अच्छा, ये सब के पहले ये सब बेसिक्स क्लियर होना। क्या बात, कोई डाउट नहीं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है? एम्प्लॉय अपना खून पसीना बहाता है, मानो दिवाली आया, ठीक है, उन लोग को बोनस देना है या ईद में उन लोग को बोनस देना है, हम पैसा नहीं देंगे, हम वो लोग को कंपनी का शेयर्स देंगे। तो ये हो गया बोनस, और वो लोग खून पसीना बहाया, काम कर रहा है, हम वो लोग को 50,000 रुपया सैलरी दिए और 10,000 रुपया वर्थ का शेयर्स दिए। ये हुआ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान।
तेरे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो एक्सरसाइज करो, चाहो तो मत करो। अच्छा, राइट शेयर्स तुम लोग को लेना जरूरी है, तुम चाहो तो खुद खरीदो या फिर मार्केट में फर्स्ट रो वाला का बच्चा लोग को बेच दो, तेरे पास पावर है। समझ रहा बात? ये राइट शेयर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन और बोनस का हिसाब किताब होता है। बोनस मतलब तेरे पास एक शेयर है तो मानो तेरे पास सबके पास 5-5 शेयर है या 10-10 है, तो हर इंसान जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 का बोनस मिलेगा। भैया मेरे पास 7 है तो 1 का बोनस मिलेगा? नहीं। 5 है तो 1 का, 7 है तो 7 × 1/5 का। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। फ्यूचर में और क्लैरिटी मिलेगा ये सबको लेकर। बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो टाटा मोटर राइट इशू किया, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला, क्या बोल रहा है, अगर तेरे हाथ में 10 शेयर है, ठीक है, तो यह माना जाएगा कि तेरे को एक वोटिंग राइट का हक मिलेगा। देखो, एक कंपनी में अंबानी भी होल्डर है, शेयर होल्डर, और हम भी रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहे हैं। मेरे को और उसको अलग कौन बनाता है? शेयर होल्डिंग। वो कितना परसेंट कर रहा है और हम कितना परसेंट कर रहे हैं, अराउंड 30% के आसपास उन्हीं के हाथ में, बाकी किसी और के हाथ में। तो उनके पास ज्यादा वोटिंग पावर है। यहां पर क्या बोला कि मेरे पास 10 शेयर है और तेरे पास 20 शेयर है, ऑब्वियस सा बात है कि वोटिंग पावर तेरे पास ज्यादा है। लेकिन जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला या फिर डिफरेंशियल राइट करके एक डिविडेंड मार्केट में छुटता है, तो 10 शेयर और 20 शेयर को हम लोग वोटिंग पावर नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 वोट देने का हक है, जिसके पास 20 शेयर है वो कितना दे पाएगा? 2। जिसके पास 50 है वो कितना कर पाएगा? 5। मतलब उसका वोट 5 लोगों के बराबर होगा। यानी कि एक कंपनी है जिसमें 100 शेयर, ठीक है, मेरे पास 50 है और बाकी 10 करके तुम लोग के पास है, यानी कि मेरा 1 वोट कितने बराबर गिनाएगा? और तुम लोग का 1-1 वोट 10-10 वोट, 10-10 शेयर है, तुम लोग एक ही बार कर सकता है। मेरा 1 वोट ही कितना पावर में? 5 पावर में। तो क्या जनरली ऐसा होता है? जनरली 10 शेयर मतलब 10 का पावर। यहां पे एक वोटिंग राइट में चेंजेस आया। और क्या चेंजेस आया? बट 5% ज्यादा डिविडेंड। अब तेरा वोटिंग पावर कम किया। मानो ये पूरा क्लास शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, ये हिस्सा के पास नॉर्मल शेयर है और तुम लोग के पास फर्स्ट रो के पास डिफरेंशियल राइट वाला शेयर है। अब तेरे पास अगर 50 शेयर है और हम बोले कि 10 शेयर पे 1 का वोट गिनाएगा, तो तुम लोग सबको पर में कितना वोट मिला? 5। ऐसे करते हैं कि ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो। फर्स्ट रो के पास टोटल 50 शेयर है, 10 शेयर का 1 वोट, तो 50 का कितना? 1/10 × 50, 5 वोट पर बच्चा को मिला। तुम लोग का सेकंड रो में ये सब कुछ नहीं है, तेरे पास 1 शेयर है 1 वोट, यानी कि तेरे पास अगर 50 शेयर होगा तो उसका वजन कितना है? ये तो यार फर्स्ट रो के साथ गलत हो गया। ये लोग बेवकूफ है क्या ऐसा शेयर खरीदेगा जहां पे वोटिंग राइट कम हो? दिख रहा है ना नाइंसाफी। ये लोग को 50 शेयर होल्ड करने पे 5 वोट मिला और तुमको पूरा 50 का पूरा 50 वोट मिल गया। तो लॉ बोला देख इसके साथ गलत नहीं हो रहा है। ये लोग को जहां वोटिंग राइट कम मिला, ये लोग को डिविडेंड तुमसे ज्यादा मिलेगा। देखो 5% मोर डिविडेंड तुम लोग से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन, ये लोग भी ये कॉन्सेप्ट को लाया। क्या है ये कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं भैया, डिफरेंशियल राइट है, मतलब नॉर्मल शेयर, इक्विटी शेयर का भी एक मॉडिफाइड वर्जन, उन लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और जनरली डिफरेंशियल राइट वोटिंग को लेकर होता है और डिविडेंड को लेकर होता है। अगर हमको वोट करने का पावर कम मिल रहा है तो जरूर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा बाकियों से। ऐसा थोड़ी एकदम ये शेयर फिर कोई लेगा, कोई नहीं लेगा। लेकिन जहां हमको ज्यादा पैसा दिखेगा, अगर हमको वोटिंग से मतलब नहीं है तो हम ये वाला शेयर लेंगे, राइट। अब आगे बढ़ा जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सबको खत्म, क्लियर है? ओके भैया, क्या एक बात बताइए आप, सेक्शन 43 तुम लोग के सामने यही बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह। बोला प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल में अगर ये सब नहीं लिखा है तो नहीं मानेंगे, एक ही शेयर कैपिटल मानेंगे, कौन सा? इक्विटी वाला, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल यानी कि उसका लॉ एंड रेगुलेशन में अगर ये डिफरेंस नहीं है
आर्टिकल में लिखा होता है कि कैसा कैसा कैपिटल होगा, और मेरा वाला में नहीं लिखा हुआ है, तो हम नहीं मानेंगे कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। हम एक ही टाइप का शेयर कैपिटल रखेंगे। क्या कोई रॉकेट साइंस है? बच्चा भी बता देगा। अब चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, जहां पे बच्चा लोग का धुआं छूट जाता है। अभी तक जो पढ़ाएं वो सरल इंग्लिश है, याद हो जाएगा। अब जो पढ़ाएंगे वहां बुक में जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? तो हम बहुत धीरे धीरे रीड करेंगे। किसी को नींद आ रहा है, नींद तोड़ लो, क्योंकि अगर ये आज नहीं समझा तो कंपनीज एक्ट पढ़ना बेकार और इंटर और फाइनल बर्बाद। ये इतना ज़रूरी है, ठीक है? तो सब एकदम दिमाग को एकदम चौकन्ना कर लो। अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मोआ ओआ और उससे रिलेटेड रूल्स। सबसे पहले बात करते हैं मोआ के बारे में। मोआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है? कंपनी ना जब फॉर्म होता है तो वो दो डॉक्यूमेंट बनाता है। एक बनाता है मोआ, एक बनाता है ओआ। मोआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओआ मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मोआ में क्या क्या होता है? नसॉल कैन, कंपनी का नाम क्या है? नेम। एस से कंपनी कहां पर है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ओ से कंपनी का क्या काम है, क्या बेचता है? सर्विस है, गुड्स है, क्या है? ऑब्जेक्टिव। एल से कंपनी लाइबिलिटी बाय शेयर्स है या गारंटी है, और लाइबिलिटी है तो क्या है? एल। सी से कंपनी का कौन सा कैपिटल कितना है? ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? ए से एसोसिएशन क्लॉज, यानी कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स, पहले पहले शेयर होल्डर्स जो हैं वो कौन है? एंड एन से स्पेशली इन केस ऑफ ओपीसी कंपनी का मेंबर का नॉमिनी कौन है? ये सारा डिटेल कहां है? मोआ में। ओआ में क्या होता है? कंपनी क्या लॉ, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ये रहता है। क्लियर है ये बात? अब पहला इंपॉर्टेंट बात कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया हमको क्या करना है, हमको मोआ और ओआ जो बनाना है वो कैसे बनाना है। तुम लोग अगर जाएगा, ठीक है, कुछ भी चीज बिना देखे समझेंगे तो चलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सैंपल, ठीक है, तुम लोग देख सकता है ये जो है, एक मिनट रुको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सैंपल ओपन किया, ये देखो, ये रहा, ठीक है, इतना बड़ा है, ये देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये बनाता क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना सकता है और सीएस भी बना सकता है और एडवोकेट भी बना सकता है और सीएमए भी बना सकता है। हम लोग जब बनाएंगे मोआ ओआ तो ये डिटेल डालेंगे, ओआ में ये डिटेल डालेंगे। लेकिन अगर एक बार सोचो, तेरा किसी चीज को लिखने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तो एक ही चीज अगर मार्केट में अलग अलग आदमी अलग अलग तरीका से लिखेगा तो क्या ये शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के लिए अच्छा बात है? तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम लोग कुछ सैंपल रखते हैं, टेबल ए बी सी डी एफ, 6 अलग फॉर्मेट ऑफ मोआ लाया गया। हर किसी पे अलग अलग फॉर्मेट एप्लीकेबल है, तुमको उसी फॉर्मेट के हिसाब से डिटेल डालना है। एंड जी एच आई जे, शायद एफ इधर होगा, जो भी है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, अभी आगे घुसेंगे तो देख लेंगे। ये 4-5 टाइप का ओआ का टेबल होगा, इसमें से हम लोग का कंपनी पर जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उस हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या बनाने का झंझट है? अब नहीं, डिटेल डालने का झंझट है फॉर्मेट में, तो ये काम आसान हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मोआ ओआ बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट है? क्या है ये? पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब कि अगर हमको किसी का भी मोआ या ओआ देखना है
हम देख सकते हैं। हाँ, प्रोस्पेक्टस अलग चीज़ है। प्रोस्पेक्टस में मोआ और ओआ का और भी बहुत सारा चीज़, मेरा पिछला 5 साल का प्रॉफिट क्या था, ग्राफ्स वगैरह का एक समरी होता है। प्रोस्पेक्टस तब इशू किया जाता है जब एक कंपनी शेयर्स इशू करेगा, उससे पहले। लेकिन मोआ ओआ चाहे हम प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, मेरा मोआ ओआ तो हमको रजिस्ट्रार को जमा करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस कब देंगे? शेयर्स इशू होगा तब। आज जोमेटो बने हुए इतना साल हो गया, पिछला साल शेयर इशू किया, जोमेटो का पहले से क्या होगा? मोआ ओआ होगा। और क्या बनाना पड़ा होगा शेयर इशू करने से पहले? प्रोस्पेक्टस। क्लैरिटी मिल रहा है दिमाग में? अब यहां तक तो भैया कहानी हमको समझ आया कि मोआ ओआ पब्लिक डॉक्यूमेंट हम किसी का भी देख सकते हैं। देखो ना, हम लोग किसी का मोआ ओआ देख रहे हैं ना अभी। ये किसका है जरा देखे, कंपनी का नाम। ये है जीलाघाट होल्डिंग लिमिटेड, एक कंपनी है, बहुत कंपनी है दुनिया में, उसमें से एक कंपनी। ठीक है, ओके। ये पब्लिक है या प्राइवेट है? देखो प्राइवेट है, फिर भी मोआ ओआ है ना इसका। ठीक है भैया। भैया मतलब हम रिलायंस, अडानी, किसी का भी देख सकते हैं आराम से, नाम के पीछे मोआ ओआ लिखो, सब हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि ये मोआ और ओआ जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इतना बात सबको क्लियर? अब हम डिटेल में सबका घुसते हैं। मोआ जो है इसको चार्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। चार्टर मतलब एक कंपनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या स्कोप है, क्या पावर है, ये सब कहाँ लिखा रहेगा? मोआ में। तो यार ये कीवर्ड है, इसीलिए देखो येलो में हाईलाइट कर दिया। मोआ इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। जब भी मोआ से रिलेटेड सवाल आएगा ये लाइन पूरा लिखना होगा। मोआ चार्टर होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप, पावर ऑफ द कंपनी होता है। मोआ चार्टर होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप, पावर ऑफ द कंपनी होता है। ऐसे याद करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मोआ एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अरे ओआ भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी के साथ, ये मान लिया जाएगा, प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके पास नॉलेज है मोआ का। वेरी वेरी, देखो लाल में है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब भी एक कंपनी के साथ हम लोग डीलिंग करेंगे तो ये माना जाएगा कि हमको उस कंपनी का मोआ और ओआ के बारे में सब कुछ पता है। भैया हम नहीं पढ़े, तेरा गलती। मानो हमसे कंपनी उधार लिया 50 करोड़ का और मेरे मोआ ओआ में लिमिट दिया गया है कि 40 करोड़ से ज्यादा कंपनी लोन नहीं लेगा। हम तो 50 दे दिए, तो भैया क्या हम कंपनी पर केस कर सकते हैं? भाई तुम मोआ ओआ पढ़ा था? नहीं भैया, तेरा गलती। तुम कंपनी से एक्स्ट्रा 10 करोड़ अगर कंपनी चाहेगा तो तुमको नहीं देगा लीगली, क्योंकि तुम्हारा गलती है, तुम ध्यान नहीं दिया कि उसको कितना का लोन दिया जा सकता है। समझ रहा है? इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, कंपनी का मेमोरेंडम में कुछ लिखा हुआ है कि कंपनी साबुन बेचता है और कंपनी चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा में उतरे, क्या वो उतर सकता है? मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। हाँ, नेसेसिटी में वेरी 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 रेयर सर्कमस्टेंसेज में इसका चेंजेस आता है। ठीक है, देखो 4, हाँ देखो हम बोले ना, सेक्शन 4 में ए बी सी डी ई, शेड्यूल 1, कितना शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में? 7। शेड्यूल 3 याद है? बैलेंस शीट। शेड्यूल 1 में मोआ और ओआ का ज्ञान है। शेड्यूल 1 में 5 टेबल है ई तक जो मोआ का ज्ञान देता है। अब तेरे पास क्लाइंट आया, बोला मेरे को कंपनी बनाना है, तो कंपनी कौन बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे। क्या क्या डिटेल चाहिए सुन लिया, मोआ ओआ बनाने बैठेंगे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ए देंगे, टेबल ए डाउनलोड करेंगे। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो बी या सी डाउनलोड करेंगे। भैया बी या सी मतलब, मानो कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है और गारंटी वाला कंपनी है, टेबल बी डाउनलोड करो। मानो कंपनी में दोनों चीज है, गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल सी। अनलिमिटेड कंपनी है तो टेबल डी, और अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल है तो टेबल, अगर कंपनी सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर है टेबल, गारंटी का बी और सी है। पहला बी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सी गारंटी भी है प्लस शेयर कैपिटल भी है। कंपनी डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल,
और कंपनी ई में अनलिमिटेड भी है, शेयर कैपिटल भी। इजी है याद रखना, ध्यान में रखना, रटना है मत बैठ जाना और टेंशन मत लेना कि हमको याद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये याद करने वाला चीज ही नहीं है। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। इसमें पहला जो बोला गारंटी प्लस नॉट शेयर कैपिटल, इसमें जो बोला अनलिमिटेड प्लस नॉट शेयर कैपिटल, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेमोरेंडम में क्या होता है। नसॉल कैन, इसके बारे में अपन कितने बार बात किया। एन से नेम क्लॉज। एक कंपनी का नाम क्या है भैया, नाम में क्या रखा है, नाम में ये रखा है कि अगर वो पब्लिक कंपनी होगा तो उसके नाम के पीछे क्या लिखाएगा, लिमिटेड। अगर वो प्राइवेट कंपनी होगा तो क्या लिखाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो ओपीसी होगा तो लिखना होगा ना 1% कंपनी। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो वो लिख सकता है फाउंडेशन, फोरम, चेंबर, काउंसिल, ये सब नाम लिख सकता है। तो नेम क्लोज में ये चीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाम के बाद क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा हटके हम तुम लोग को जनरल नॉलेज, जनरल लाइफ का इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। मानो एक कंपनी है ITC, कोई जानता है इस कंपनी को, क्या बनाता है, इंडियन टोबैको कंपनी। क्या बनाता है ये, सिगरेट और होटल और क्लासमेट का कॉपी, कितना कुछ बनाता है ये। ITC में चॉकलेट, ITC में जिसका जॉब लगता है ना CA करने के बाद बड़ा खुश होता है। तुम लोग कोई कलकत्ता गया है, कलकत्ता में सोनार बंगला करके एक जगह है, वहाँ पे ITC है। मेरे को लगता है कि पूरा ईस्ट में उससे सुंदर होटल नहीं है। और तुम अगर वहाँ का ऑडिटर है, मानो तुम कहीं काम कर रहा है, तुमको ITC का ऑडिट मिला या फिर तुम ITC में जॉब करता है, तुमको 1 महीना के लिए कलकत्ता जाना है, तुम कहाँ रुकेगा, ITC। देश का सबसे बड़ा होटल में से एक है वो। क्या पूछी, कोई कुछ पूछा क्या, क्या पूछी, जीनत पूछ रही थी क्या। चलो ठीक है बढ़ते आगे। ITC करके एक कंपनी है, मेरे दिमाग में चला एक क्या बोलते हैं उसको, आइडिया आया कि हम एक नया कंपनी खोलते हैं, ITC। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ ये नाम सिमिलर है, ठीक है। अच्छा हम इंडिया में पाकिस्तान टी लिमिटेड खोल सकते हैं, नहीं, ये सब काम इंडिया में नहीं किया जाता। हम कोई ऐसा कंपनी खोल सकते हैं जो किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर हो, किसी नेशनल हीरो के नाम पर हो। नीरज चोपड़ा स्वीट मिष्ठान भंडार खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते भैया। लेकिन हम खोला हुआ देखें, अरे वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, इस नाम से तुम रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। तुम अगर कलकत्ता या फिर बंगाल का कुछ हिस्सा में जाएगा ना, ऐसा हालत है वहाँ पे खुलेआम बांग्लादेशी नाम से सामान बिक रहा है। बांग्लादेश मिष्ठान भंडार, बांग्लादेश जनरल स्टोर, बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वहाँ पे, मतलब वो गढ़ बन चुका है ना। वहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है बंगाल का वो प्योर बांग्लादेशी है, प्योर बांग्लादेशी। क्योंकि क्या होता है, बांग्लादेशी से रेफ्यूजी लोग आए थे तो वो लोग का, तो क्या भैया वो सब कंपनी बन सकता है कभी, वो छोटा मोटा दुकान है, कंपनी ऐसा नाम से नहीं आ सकता, ये नेम क्लॉज का हिस्सा हुआ, ठीक है। हाँ देखो अब ना शॉर्ट फॉर्म यूज करने मना कर दिया। तुम जितना भी नया कंपनी देख रहे, किसी भी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है I.T.C जैसा कुछ, सबको पूरा नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। नेम क्लॉज सॉर्टेड। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका ऑफिस क्लॉज जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम, ये मोआ में होगा। भैया मेरा 10 ऑफिस है, अबे 10 रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा। आज के टाइम पे वाओ मोमोज, इसका कहानी क्लास में बताए थे, याद है, ये कहाँ का कंपनी है, कोलकाता। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हुआ, कोलकाता। ब्रांच तो हजारों है, ब्रांच से मतलब नहीं, मोआ में खाली रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा। अच्छा भैया मानिए, अच्छा पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है। एक कंपनी जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखाता है। अगर आज हम एक कंपनी खोलें और मेरा काम है लोगों को मोबाइल बेचना, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो लिखाएगा। मेरा काम है लोगों को कंसल्टेंसी सर्विस देना,
मेरा ये बात भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखाएगा। मेरा काम है मोबाइल बेचना और हम कंसल्टेंसी के काम को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हम कोई एडिशनल एक्टिविटी बेचना चाहते हैं। मेरा दुकान का नाम है विनय मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मेरा कंपनी का नाम है। क्या हम कंसल्टेंसी का सर्विस दे सकते हैं? भैया ना आपके मुआ में कंसल्टेंसी का बात हुआ था और ना आपका मोबाइल का दुकान का जो नाम है, कंपनी का नाम है, उसमें ये है। अगर हम कंसल्टेंसी का भी सर्विस देंगे ना तो मेरे को अपना नाम भी बदलना होगा, विनय मोबाइल एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, या फिर ना किसी भी तरीके से मेरा बिजनेस का नाम मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। घूम फिर के ये बोल रहा है, मतलब भैया आज मेरा काम है राशन दुकान का और हम लिख लेंगे लाइफलाइन, तो क्या वो वैलिड बात है? लाइफलाइन सुनते ही लगता है या दवा या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये सब चीज अलाउड नहीं है। आपका जो काम है या तो नाम उससे रिलेटेड होना चाहिए या फिर कोई और नाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नाम पढ़ें और हमको लगे कि दुकान राशन का है और दुकान निकले फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये चीज करने से मना कर रहे हैं। तो एनी कंपनी जो अपना एक्टिविटी बदला है, ठीक है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, अगर नाम में उस चीज का नहीं है तो कितना महीने का टाइम मिलता है मेरे को सब कुछ सुधारने का? 6 महीने का टाइम मिलता है। या तो नाम बदलो या फिर ये काम बदलो। क्लियर है? लाइबिलिटी क्लॉज में बताएगा शेयर गारंटी या अनलिमिटेड वाला जो भी होता है 3 टाइप का बताना होगा। अच्छा, यहां पर एक नया बात बताया कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय क्या है? गारंटी है। तो अब क्या होता है, सुनो, हम एक कंपनी में हैं जिसमें हम गारंटी दिए थे और कंपनी बंद होने से पहले ही हम कंपनी छोड़ दिए, क्या मेरा लाइबिलिटी होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज कंपनी छोड़े और आने वाला 1 साल के अंदर कंपनी बंद होता है तो भले ही हम पहले कंपनी छोड़ दिए थे, मेरा लाइबिलिटी रहेगा। देखो, वाइल ही इज अ मेंबर, इसका लाइबिलिटी होगा, गारंटी होगा। और विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, 1 साल के अंदर अगर मेरा छोड़ने के बाद कंपनी बंद होता है तो भी हमको मेरा लाइबिलिटी गारंटी देना होगा। क्लियर है ये बात? कैपिटल क्लॉज में कौन सा कैपिटल होता है? एसोसिएशन क्लॉज में सब्सक्राइबर, याद है हम क्या बताए थे? सब्सक्राइबर कौन? जो सबसे पहले मेंबर होते हैं, वो लोग का नाम मेमोरेंडम में होता है। भैया हम एक सब्सक्राइबर है तो कम से कम कितना शेयर होना चाहिए तेरे नाम पे? 1 शेयर तो होना ही चाहिए। और लास्ट में नॉमिनी क्लॉज, ये जो मेमोरेंडम है इसको प्रिंट किया जाता है, अलग अलग पैराग्राफ में होता है, नंबर में होता है। अगर पब्लिक कंपनी है कम से कम कितना जन का साइन लगेगा? कितना सब्सक्राइबर का? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होंगे? 7, तो कम से कम 7 का। प्राइवेट में 2 का और ओपीसी में 1। ठीक है, उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन पूरा कच्चा चिट्ठा देना होगा साथ में। क्या एक माइनर मेमोरेंडम में साइन कर सकता है? क्या एक गार्जियन उसके बिहाफ में कर सकता है? हाँ। तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि लाइबिलिटी किसका होगा, माइनर का या गार्जियन का? गार्जियन, पब्लिक पर्सनल कैपेसिटी में गार्जियन ही असली ओनर माना जाएगा। क्लियर है? भैया माइनर का क्या फायदा? अरे उसको कल को 18 साल के बाद बदलवा लेगा, अपने नाम पे करवा लेगा। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये और इसके बाद वाला टॉपिक। मोआ समझना बहुत जरूरी था ये समझने के लिए। एक कंपनी में, मोआ में नसॉल कैन है, ओआ में रूल्स एंड रेगुलेशन है। मानो मेरे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है, वही राशन बेचेंगे, और हम किसी को मोबाइल बेच दिए, उसके लिए कंपनी लायबल होगा कि हम लायबल होंगे? हम। क्यों? क्योंकि आपका कंपनी का मोआ में ऑब्जेक्टिव में राशन बेचना लिखा है। ठीक है, क्या वहां पे लिखा है मोबाइल बेच सकते हैं? नहीं, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगा ही नहीं। मतलब कंपनी को पास मोबाइल बेचने का पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? औकात के बाहर। क्या होता है अल्ट्रा वायर्स का मतलब? औकात के बाहर, बियॉन्ड देयर पावर।
मेरा पावर मोआ और ओआ में लिखा हुआ है, और अगर हम उससे ज्यादा कुछ करें, कंपनी बोल रहा है कि मेरे नाम पर उससे ज्यादा कुछ हुआ है, तो मेरे औकात के बाहर हो रहा है भैया, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर डायरेक्टर मेरा ओआ में लिखा है कि 40 लाख का लोन ये कंपनी ले सकता है, और डायरेक्टर 50 लाख का लोन ले रहा है, तो क्या कंपनी जिम्मेदार होगा? नहीं, डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। तो एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉयड। क्या होगा ये लोग से किया हुआ वादा? वॉयड, कोई फायदा नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस हो सकता है क्या? नहीं। अ कंपनी कैन नीदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अगर एक कंपनी अल्ट्रा वायर्स एक्ट करता है तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है, और ना ही वो किसी और के ऊपर किसी अल्ट्रा वायर्स एक्ट पे केस करेगा। ये लाइन कर दिया गड़बड़ भैया। अल्ट्रा वायर्स मेरे को पता है औकात के बाहर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है? याद है मुआ हुआ कैसा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक। यानी कि तुम लोग कोई भी अगर मेरे शेयर्स पे खरीदना चाहता है तो तेरे पास है, तेरे को पता है, पढ़ सकता है वहां से। तुमसे हम मांगे कि भाई हमको 500 करोड़ का जरूरत है, हम कौन? कंपनी में एक डायरेक्टर है। तुम बोला कि हाँ ठीक है हम दे देंगे, हमको कंपनी में शेयर चाहिए। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 300 करोड़। क्या तुम कंपनी पे केस कर पाएगा 200 करोड़ जो एक्स्ट्रा लिया उसके लिए? नहीं, क्योंकि ये माना जाएगा कि तुम मुआ पढ़ा था और तुम देखा था, भले ही तुम ना पढ़ाओ। ठीक है, पहला बात क्लियर। अच्छा, मानो एक कंपनी उधार खरीद रहा है कहीं से माल, उसके आर्टिकल्स में लिखा गया है कि वो एक साल में सिर्फ 10 लाख रुपया तक का उधार माल खरीद सकता है, और कंपनी का डायरेक्टर 20 लाख का माल खरीद लिया। तो क्या कल को अगर आगे वाला पार्टी कुछ गलती करेगा तो कंपनी केस कर पाएगा उस बंदा पे? कंपनी के औकात के बाहर का चीज हो गया ना, नहीं कर पाएगा। हाँ, कंपनी कुछ भी करेगा। हाँ, तेरे अंदर समझदारी होना चाहिए कि तुम मुआ पढ़ो। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके। तो बोला गया कि जो कंपनी से डील करेगा ये माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि उसको कंपनी के पावर के बारे में पता है। और कैसे पता चलेगा? मुआ पढ़ के। आओ ना एक एग्जांपल देखते, सब कुछ क्लियर होगा। अगर हम कोई गुड सप्लाई किए या फिर कोई सर्विस दी है, ठीक है, या फिर किसी को पैसा उधार दिया और औकात के बाहर, कंपनी अपना औकात के बाहर ये काम कर दिया, तो क्या कंपनी केस कर पाएगा आगे वाला पार्टी पे? नहीं। अगर कंपनी को कोई पैसा वगैरह उधार देता है और कंपनी के औकात के बाहर का पैसा वो उधार ले लिया, तो क्या जो बंदा पैसा दे रहा है तुम लोग मेरे पे, कंपनी पे केस कर पाएगा? ठीक है। अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बातों का हम लोग जिक्र करेंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड इट्स वेदर विच दो लीगल इन इटसेल्फ, है तो लीगल, बट नॉट अथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट लॉज। मेरा राशन का दुकान है, मोबाइल बेच रहे हैं, ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, क्या हम लोग एक दूसरे पे केस कर पाएंगे कंपनी के नाम पर? नहीं, ये नल एंड वॉइड माना जाएगा लॉ के नजर में। दूसरा बात, अगर एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट है आर्टिकल के नजर से, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन से बाहर काम किया, तो क्या उसको बाद में मीटिंग होल्ड करके रेटिफाई किया जा सकता है? भैया एक बार मतलब समझाइए। मेरा आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड, वहां पे लिखा हुआ है कि मेरा डायरेक्टर 50 लाख रुपया तक उधार ले सकता है, और डायरेक्टर 60 लाख रुपया उधार ले लिया, आर्टिकल से ऊपर चढ़ गया। अब मेरे से सब पूछा कंपनी का आदमी लोग आके कि क्या करें। हम बोले देखो, यहां पे अल्ट्रा वायर्स एक्ट जो है वो आर्टिकल का है कि मेमोरेंडम का है? आर्टिकल का है, ओआ का है। ओआ का चेंजेस किया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के। आर्टिकल्स में देखो, दोनों ही केस में, मुआ में ओआ में चेंजेस करना है, रेजोल्यूशन पास होगा, वोटिंग होगा। रेजोल्यूशन पास होगा मतलब वोटिंग होगा। अब अगर आर्टिकल में चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, मतलब कितना का हमको बहुमत चाहिए? 3/4 पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4। मानो 4 जन है तो कितना जन का हाँ चाहिए होगा? 3 जन का।
9 जन है, ठीक है, नहीं 9 नहीं करते, 12 जन है, कितना जन का हाथ चाहिए होगा? 9 जन का। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं अगर फ्यूचर में चेंजेस करना है तो। मानो हम कांड कर दिए, लॉ एंड रेगुलेशन था, कुछ बोल रहा था, हमसे गलती हो गया, हम उसको तोड़ दिए, क्या अब अपना गलती को रेटिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? ओआ ब्रीच हुआ ना, आर्टिकल लॉ ब्रीच हुआ ना, अगर शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, कर सकते हैं। क्लियर है? सारा बात को दिमाग में बैठाते जाओ एक एक शेल्फ में, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। अब एक अलग बात, इसको हटा देना दिमाग से, अब नया बात सुनो। अगर एक एक्ट अल्ट्रा वायर्स है, द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। यहां क्या बोला कि अगर हम कोई ऐसा हरकत करते हैं जो अल्ट्रा वायर्स है, चाहे यूनानिमस कंसेंट ही क्यों ना हो, मतलब 100 मेंबर है ना, 100 का 100 हाँ बोल रहा है, फिर भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। भैया यहाँ पे बोला एसआर से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ किसके बारे में बात हुआ? आर्टिकल्स। ऊपर में किसके बारे में बात हो रहा है? मेमोरेंडम। अब मानो इस बात को साइड रखो कि मेमोरेंडम में कुछ भी अगर हम अल्ट्रा वायर्स किए हैं, तो अगर मेरे को मोबाइल नहीं बेच के राशन बेचना है, पहले चेंज करवाओ वोट करा के, फिर बेचो। पहले बेच दिए, अब चेंज कराने आए ताकि पिछला बेचा हुआ मेरा ओके हो जाए। क्या लॉ करने दे रहा है? नहीं। सबको यहां बोलेगा फिर भी नहीं देंगे। क्लियर है? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। डायरेक्टर्स कुछ ऐसा हरकत किया, एक सेकंड देखो, तुम लोग को ऐसे समझाएं कि एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी में मानो है, देखो कंपनी में बहुत लोग होता है ना, कंपनी में कैसे बहुत लोग होता है? एक होता है डायरेक्टर, एक होता है शेयर होल्डर और एम्प्लॉय, स्टाफ, ये लोग भी होते हैं, राइट? और इसके बाहर में बाहर का दुनिया है, ठीक है, हम लोग हैं, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, ये लोग हैं। ये लोग सब क्या है? कंपनी के स्टेक होल्डर। स्टॉक होल्डर जो शेयर होल्ड करता है, शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, बाहर के लोग और अंदर के लोग। तो मानो कंपनी का डायरेक्टर कुछ ऐसा हरकत किया जिसके कारण कंपनी के बाकी लोग इफेक्ट हुए। बाहर के लोग इफेक्ट नहीं हो रहे, कंपनी के बाकी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। और ये जो काम हुआ, क्या इसको रेटिफाई कराया जा सकता है? लॉ बोला कि यह हरकत अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर है, डायरेक्टर के औकात के बाहर था, लेकिन इंट्रा वायर्स द कंपनी है, कंपनी के अंदर लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज में रेटिफिकेशन पॉसिबल है जनरल मीटिंग में, किसी में भी कोई ऐसा हरकत किए जो बाहर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं दिया। अल्ट्रा वायर्स द कंपनी नहीं है, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर है, इंट्रा वायर्स द कंपनी है। कंपनी के अंदर लोग इफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टर के कारण, क्योंकि डायरेक्टर औकात के बाहर काम कर दिया था। शेयर होल्डर आके रेटिफाई कर सकता है, मतलब बीता हुआ गलती को सुधार सकता है। जनरली मेमोरेंडम में किया हुआ गलती सुधरेगा नहीं, सब हाँ बोल दे फिर भी, लेकिन ऐसा सिचुएशन में सुधरेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब आते हैं आगे। एक कंपनी है, और भाई ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त है, ठीक है। एक कंपनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव ओ क्लॉज नसोल्कैन का, वो मेक सेल और उधार पे देगा हायर रेलवे, सॉरी वो मेक सेल लैंड एंड हायर करेगा, मतलब वो बेच सकता है, बना सकता है और उधार दे सकता है। रेलवे का कैरेज, डब्बा, वैगन्स, रेलवे का, वो मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का सारा काम कर सकता है। वो खरीद सकता है, उधार ले सकता है और बेच सकता है, काम कर सकता है माइंस में, कोयला खदान में। वो परचेज और सेल कर सकता है और मर्चेंट बन सकता है, एजेंट, कोल, टिम्बर, मेटल, ये सब का।
देखो एक हम लोग सीए हैं, हम लोग जहाँ पैसा वहाँ हम लोग हैं। तो रेलवे, आईआरसीटीसी, इसको तो हजार काम है, चाहे वो ट्रेन बनाने से लेकर ट्रेन के अंदर का काम हो। ट्रेन के अंदर में बाथरूम फिटिंग लगता है, उसका भी टेंडर निकलता होगा। ट्रेन का इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक सामान होता है, वो भी लगता होगा। रेलवे में सीढ़ी बन रहा है, एक छोटा से छोटा चीज तिनका तक के लिए पैसा लगता होगा। तो मेरे कंपनी के पास ये 4 काम है, कैरेज और वैगन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड, माइंस, रेलवे जो खदान होता है ना, उसमें भी छोटा छोटा ट्रेन का डब्बा घूमता है, वहां पे मेरा काम है, और कोल, टिम्बर, मेटल, ये सब का हम काम कर देंगे। मेरे कंपनी का डायरेक्टर क्या किया, रीचे नाम के बंदे से उधार मांगा कि मेरे को रेलवे लाइन बिछाना है, क्या मेरे पास रेलवे लाइन का काम है? बच्चा लोग एग्जाम में गलती क्या किया, ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया। वो देखा रेलवे लाइन, ये काम तो मेरे पास है। अरे लाइन का काम कहाँ है? डब्बा है, सर्विस है, माइन है, मेटल, रेलवे लाइन का काम मिला है। एंड कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट। अब ये गलती हो गया, हम ऑब्जेक्ट से अलग काम कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने एक्ट को सुधार ले, लोगों से वोटिंग पास करा के। क्या पॉसिबल है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना चाहता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स था। अब रीचे बोल रहा है तुम लोग वादा करके तोड़ दिया, हम तुम लोग पे केस करेंगे। क्या रीचे जीतेगा? भैया रीचे गधा है। क्यों? क्योंकि वो मोआ नहीं पढ़ा। मोआ तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ना चाहिए था। अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो रीचे का गलती, क्योंकि वो नहीं पढ़ा। क्लियर है ये बात? क्या ये लोग रेटिफाई करा सकता था? नहीं करा सकता था। क्लियर है? ओके। यानी कि एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी उसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं होगा। देखो डायरेक्टर पर्सनली जिम्मेदार हो सकता है क्योंकि वो गड़बड़ी किया, कंपनी का नाम जिम्मेदार होगा? नहीं होगा। क्लियर ये बात? अब भैया एक बात बताइए, क्या अल्ट्रा वायर्स एक्ट अब अभी जिंदा है? देखो इसमें ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कंपनी का डायरेक्टर कुछ कांड करे या शेयर होल्डर कुछ कांड करे तो कंपनी के जिम्मे ना आए, तो इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम एवरीथिंग। लेकिन आजकल तो इसमें चेंजेस आता है। अब 90% ऑफ द चेंज मोआ में भी स्पेशल रेजोल्यूशन से हो रहा है। हम लोग क्या पढ़ें? मोआ में चेंजेस आसान नहीं है। एक सिचुएशन पढ़े जहाँ पे मोआ में चेंजेस हो सकता है, आर्टिकल्स में चेंजेस आसान है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया कि आजकल ना ऑब्जेक्ट क्लॉज भी स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग को दोनों बात याद रखनी है। लिख देंगे चेंजेस इन मोआ इज नॉट दैट ईजी, फिर लिख देंगे कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है जब ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कराएंगे तब। दिमाग में सबका अलग अलग खंड बन रहा है ना भाई, कहीं ऐसा नहीं ना कि सब खिचड़ी बन रहा है दिमाग में। दिमाग में हर चीज का ना एक सेपरेट इसमें वो बनाना होगा। इस चैप्टर में पहले मोआ पढ़े और ओआ पढ़े, फिर मोआ में हम लोग सीखे अल्ट्रा वायर्स और ओआ का सीखे अल्ट्रा वायर्स। ओआ में अल्ट्रा वायर्स टेंशन नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के रेटिफाई कराएंगे। ओआ में रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, चेंजेस अलाउड है। चेंजेस एसआर पास करके हो जाएगा, रेटिफिकेशन होगा ही नहीं। एक सिचुएशन में रेटिफिकेशन होगा, कब? जब अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स टू द कंपनी। समझ आ गया? एकदम मस्त, बढ़िया। अब ओआ में आए, क्या होता है ओआ में? इट इज द आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द मोआ। ऐसे ही है, याद ये लाइन अगर मोआ या ओआ का में लिख देंगे ना तो हवा बनेगा और कुछ इसका काम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर। एक कंपनी का डोमेस्टिक मैनेजमेंट वो कैसे अंदर में काम करेगा, कितना क्या कर सकता है, क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, मेंबर्स का क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, कंपनी का क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है, नसोल कैन को छोड़ के सारा ज्ञान कहां लिखा रहेगा? ओआ में। ओआ कंपनी का बाइलॉज होता है, डायरेक्टर, कंपनी के मेंबर, ऑफिसर सब इससे बाइंड अप किए जाते हैं। तो अगर हम, अब सुनो, तुम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तुम लोग ऑडिट करने गया, तो तुम लोग सबसे पहले क्या उठाएगा? तुम लोग मोआ ओआ उठाएगा। कंपनी का क्या है नहीं है देखेंगे मोआ में, और ओआ में देखेंगे क्या रूल है क्या रेगुलेशन। क्यों भैया? तुम गया है कंपनी में घपला ढूंढने,
कंपनी सब कुछ सही बता रहा है कि नहीं। तुम ओआ उठाया, देखा 40 लाख का लोन ले सकते हैं, ये 50 लाख का लोन लिया, तुमको समझ में आ गया कंपनी में गेम है। या तो आज नहीं तो कल ये लोग में लड़ाई होगा इस बात को लेके, आगे वाला पार्टी 40 वापस मांगेगा और ये लोग नाटक करेगा। क्या 50 लाख लिमिट के अंदर था? नहीं, ये लोग लॉ तोड़ा है तो ये लोग पे सजा लग सकता है। ये सब चीजें एज एन ऑडिटर हमको दिमाग लगाना होगा कि इसका क्या इफेक्ट है, इसके कारण कंपनी कहां फंस सकता है। ये सब कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग पढ़े कि यहां पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 क्या था? मोआ। सेक्शन 5 क्या है? ओआ। पहले क्या आया? मोआ। फिर क्या आया? ओआ। इसमें सारा रेगुलेशंस होता है कि कैसे मैनेज करना है कंपनी को। फिर एक आया IOM, इंक्लूजन ऑफ मैटर। देखो मोआ में बोला, लॉ क्या बोलता है, देख भाई मेरा मोआ में जो हम लिख के तुम लोग को दे रहे हैं ये तो करना है, इसके अलावा हम बोले ना 5 FGHIJ 5 अलग अलग टेबल है, हम लोग को एक अडॉप्ट कर सकते हैं। मानो हमको जी वाला टेबल अच्छा लग रहा है, हमको वो वाला रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, ले लो। लेकिन भैया एच का ना एक पॉइंट है हमको पसंद है, क्या हम वो ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ, इंक्लूजन ऑफ मैटर IOM करके तुम नया पॉइंट्स भी, नया रूल्स भी अपना कंपनी का बना सकता है। क्या हम ऐसा रूल बना सकते हैं भैया कि सबको काला जूता पहन के आना है? जो रूल बनाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कितना कंपनी का रूल्स है। अब जैसे कि सारा बड़ा कंपनी में क्या रूल है हम बताते हैं। मंडे टू फ्राइडे ड्रेस कोड क्या है? फॉर्मल। सैटरडे के लिए इनफॉर्मल चलेगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज में ये रूल है। क्या ये ओआ में लिखा होगा कहीं? ना ना ना, ये लोग का पर्सनल होता है, ठीक है। ओके। कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। और भाई ये वो पॉइंट है 3 और 4, ओआ में सिर्फ ये 2 पॉइंट है जिसके लिए बच्चा लोग रोता है, उन लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो हम पहले ही बता दिए तुम लोग को, इंट्रेंचमेंट में ध्यान देना है। इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, ठीक है। जब कंपनी बनता है या फिर कल को उसका आर्टिकल्स में चेंज किया जाता है, तो किसी को, अगर हमको किसी वर्ग को बचाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन में तुम लोग को पता है कि अगर हम एक ब्लैक आदमी या औरत है और हमको कंपनी से निकाल दिया और हम ये प्रूफ कर दिए कि मेरे पहले भी जो लोग को निकाल रहा था उन लोग में 2-4 जन ब्लैक में था, काला कलर का था, कंपनी को भारी जुर्माना बढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि माना जाता है यूएसए में रंग को लेके गजब भेदभाव है, ठीक है, बहुत भेदभाव। मतलब जैसे इंडिया में तो कुछ नहीं है भेदभाव। पहले इंडिया में क्या होता था, जात को लेके था कि बहुत ज्यादा भेदभाव था। हम लोग में से बहुत सारा ऐसा जात था जो अनटचेबल्स माना जाता था, यानी कि अगर तुम लोग उनका बर्तन को छू देगा घर में जाके, वो लोग बर्तन को धोएंगे, वो लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे तो वो लोग को जमीन में बैठना होगा। फिर जब रिपब्लिक इंडिया हुआ 10-12 साल 15 साल लगा इस चीज को दिमाग से हटने में। लेकिन फॉरेन में आज भी ये चीज है। कलर को लेकर तुम लोग सुना होगा, 2-3 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर एक ब्लैक आदमी को, बेगुनाह आदमी को मार दिया जान से। दो काला आदमी बैक टू बैक मारा ट्रंप के राज में। तो वहां पर बहुत सारा कंपनी ना ये इंट्रेंचमेंट पॉलिसी ले आया अपना कंपनी के अंदर कि भैया मेरा ओआ में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं, हर आदमी को, मेरा कंपनी में कम से कम 10 सीट ब्लैक लोगों का है, एनी टाइम 10 लोगों का होना जरूरी है काला। अब क्या होगा, मानो कोई एक ब्लैक इंसान आया जो रंग में काला है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हम उसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो तो मेरे साथ गेम खेल सकता है, बोलेगा कोर्ट में कि हमको काला इसलिए निकाल रहा है। तो मेरे पास क्या है कि हम एक को निकालेंगे, मेरे को 10 आदमी चाहिए कम से कम, हमको एक और तुरंत लाना होगा। हम क्या बोलेंगे कोर्ट में कि सर अगर हमको इसका कलर से प्रॉब्लम होता तो इसके निकालने के बाद जो हम लाते उसको भी दूसरा कलर का लाते, व्हाइट लाते, हम ब्लैक क्यों लाए? इससे हम बच जाएंगे ना। तो ये इंट्रेंचमेंट, कभी भी प्रोटेक्शन देने के लिए लोगों को इंट्रेंचमेंट बनता है, जिसमें प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बनेगा, या फिर बाद में आर्टिकल्स के द्वारा बाय ऑल मेंबर यूनानिमस कंसेंट चाहिए होगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराकर हम ओआ बदल सकते हैं और ओआ बदलकर इंट्रेंचमेंट पॉलिसी ला सकते हैं। क्या क्लियर है? यहां इंग्लिश पढ़ते हैं।
आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ कंडीशन और प्रोसीजर एज दैट आर मोर रेस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को बचाने के लिए हम ये डिसीजन लिए कि कंपनी का आर्टिकल में एक लिमिट है डायरेक्टर्स का बोरोइंग पे। डायरेक्टर कंपनी के नाम पे 50 लाख रुपए उधार ले सकता है। अब डायरेक्टर लगाया बुद्धि, वो बोले एक काम करते हैं, हम एसआर पास करा के आर्टिकल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, ईसी बोल दिया इस बात को। ये लोन वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल में लिखा है, हम बोले ये इंट्रेंचमेंट क्लॉज है। ये छोटा सा वर्ड बोलने के कारण ना मेरे को एक हक मिल गया। जनरली आर्टिकल्स कैसे चेंज होगा, एसआर से, लेकिन अगर हम किसी चीज को बोल दे कि ये इंट्रेंचमेंट क्लॉज है तो वहां पे समथिंग स्ट्रिक्टर देन एसआर लगेगा, स्ट्रिक्टर देन एसआर, यानी कि एसआर से कुछ ज्यादा मजबूत। वो क्या होता है, यूआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन, सबका मंजूरी लगेगा। अच्छा, ये यूआर फॉर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक तो आज भी एसआर पास करके काम चला सकता है। अब इसके पीछे का रीजन समझो ताकि याद रहे। देखो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 10 मेंबर भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 नहीं हो सकता, मतलब 200 के ऊपर नहीं हो सकता। अगर हम एक डायरेक्टर हैं और मेरे कंपनी में मानो 160 मेंबर्स हैं, ठीक है, 160 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, छोड़ो ना, मेरे कंपनी में मानो 16 मेंबर्स हैं। हमको अगर प्राइवेट कंपनी में एसआर पास कराना होता तो कितना का मंजूरी चाहिए होता, 12। एक डायरेक्टर 12 लोग को पोटेगा और लॉ चेंज करवा देगा। तो प्राइवेट में बचा हुआ जो 3 है, 4 जन है, उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ। लेकिन पब्लिक में हजारों लोग होते हैं, डायरेक्टर कितना को पोटेगा? तो वहां यूनानिमस रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है, चाहे तो फिर भी हम स्ट्रिक्टर रेजोल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंट्रेंचमेंट क्लॉज आर्टिकल्स में डाला जाता है। किसी एक, क्या होता है एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब कि एक लॉ है आर्टिकल्स में, उसको बदलना है तो इसके ऊपर ईसी लगा हुआ है। ईसी लगा हुआ मतलब ऐसी आसानी से एसआर पास करके नहीं बदलेगा। पब्लिक है तो एसआर पास या फिर स्ट्रिक्टर देन एसआर लगेगा, और प्राइवेट है तो यूनानिमस लगेगा, तभी ये वाला इंट्रेंचमेंट क्लॉज जो लॉ पे लग गया उसको बदला जा सकता है। ये बात सबको क्लियर? बस अब सब इजी है। नोटिस टू द रजिस्टर फॉर इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ऐसा कुछ कांड करेंगे, रजिस्टर को बता देंगे FGHIJ, ये शेड्यूल 1 में टेबल है, इसमें से हम कुछ भी उतार सकते हैं। मॉडल आर्टिकल है, उसको भी उतार सकते हैं, ये सब फालतू चीज है, मेन काम पे आते हैं। मोआ और ओआ का क्या अंतर? मोआ का उद्देश्य क्या है? कंपनी का चार्टर होता है मोआ, उसका नसॉल कैन का ज्ञान रखता है। ओआ का उद्देश्य क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रिलेशनशिप का बात करते हैं। मोआ में कंपनी का बाहर के लोगों से कैसा रिश्ता है। अगर बाहर का एक लोग कंपनी में ध्यान देना चाहता है, वो सबसे पहले मोआ उठाएगा। और ओआ में कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, उसको क्या चीज का परमिशन मिला है, नहीं मिला है, ज्यादातर इस चीज का बात होता है। मोआ को अल्टर करना आसान है क्या? नहीं, ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन ओआ के लिए आसान है। मोआ जब चेंज करेंगे तो परमिशन लेना होगा आरडी और ट्रिब्यूनल का। ओआ चेंज करेंगे तो बस बताना होगा रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार को कि मोआ चेंज किया। मोआ के लिए आरडी का परमिशन भी लगता है, वो मोआ चेंज करना मुश्किल चीज होता है। अच्छा, अल्ट्रा वायर्स ऐड करते हैं। कंपनी अगर मोआ का अल्ट्रा वायर्स किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सीधे सीधी वॉइड। क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? यूनानिमस कंसेंट के साथ भी नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अल्ट्रा वायर्स टू द डायरेक्टर, इंट्रा वायर्स टू द कंपनी। और यहां पर अगर आर्टिकल्स का अल्ट्रा वायर्स एक्ट हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ क्या करेंगे? एसआर पास करेंगे, खत्म कहानी। अब आते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जिसको डॉक्ट्रीन शब्द का मतलब पता है, वेरी गुड। जिसको नहीं पता है, कुछ ऐसा नहीं है, एक टाइप का प्रिंसिपल बन गया है, नया लॉ है। और डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई इसको समझने के लिए पहले डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझना होगा। इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़े ऊपर अल्ट्रा वायर्स में? ये माना जाता है मोआ ओआ पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हैं तो आप पढ़े होंगे।
यानी कि ये कंपनी को बाहर के लोगों से बचा रहा है कि डायरेक्टर और बाहर का लोग मिलकर कंपनी के साथ गलत ना करते, कंपनी तो अलग आदमी है ना। तो 399 में बोला गया कि कोई भी आदमी जो चीज रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा एक कंपनी को, वो चीज ऑनलाइन मंगवा के देख सकता है, उसका रिकॉर्ड, कॉपी, एक्सट्रैक्ट, फीस पे करो, लो जो चाहिए वो ले सकता है। मोआ भी ले सकता है, यानी कि बाहर का आदमी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विथ अ कंपनी टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। ये आपका जिम्मेदारी है, लॉ बोल रहा है बाहर के आदमी को, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप मोआ पढ़िए, ठीक है। हाँ मतलब पहले तुमको रजिस्ट्रार के पास जाके अप्लाई करना होगा, फिर वहां से मिलेगा फॉर्म वगैरह भर के, ठीक है। तो भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब एक पर्सन जो डॉक्यूमेंट पढ़ता है या ना पढ़ा है, हम लोग क्या मानेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तहत, उसको इस बात का नोटिस था, पता था। ही इज नॉट ओनली प्रेज्यूम टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट बट अंडरस्टूड देम ऑल्सो, उसको समझ में भी आ रहा है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम बट ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अगर मेमोरेंडम में बदलाव हुआ तो एसआर का भी ज्ञान आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, आप ढूंढ लिए होंगे, हम ये मानते हैं। एग्जाम में पूछेगा डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, ये 3 बात लिखना होगा, 3 पॉइंट काफी है। अब देखो एक पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट में आया, कंपनी का औकात के बाहर था और डायरेक्टर्स के भी औकात के बाहर था, क्या वो कंपनी पे केस कर सकता है? अब क्या हुआ सुनो, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़े कि आउटसाइडर को सब कुछ पता है, ये किसका नुकसान है? आउटसाइडर का। देखो आउटसाइडर रो रहा है बहुत जोर से। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, डायरेक्टर जो है ये बुद्धि लगाया, ये बोला कि हम कंपनी में क्या करते हैं, चेंज ले आते हैं, और छोटा सा चेंज है लेकिन इसके कारण आउटसाइडर के साथ गलती होगा। हम एक मीटिंग बैठाए और मीटिंग में बोल दिए कि 10 करोड़ के ऊपर का लोन सारा माफ करवाना होगा, मतलब उसके ऊपर का लोन का रिपेमेंट हम लोग नहीं करेंगे, और 2 दिन बाद आके ये बंदा लिया था। क्या ये बात के बारे में इसको पता था? नहीं। क्या मोआ में चेंजेस दिख रहा था? अभी तक नहीं दिख रहा था। तो क्या उसके लिए ये रोएगा? अरे हंसो, तुम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कारण बच गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि ए आउटसाइडर, तुमको नहीं पता है कि अंदर में क्या चल रहा है, तो अगर कभी भी तुम कंपनी के इंटरनल डिसीजन के कारण पछताएगा तो हम आएंगे। कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बोलता है कि एक कंपनी, तुम बता दिया अपना मोआ में तुम क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। आउटसाइडर और तेरे नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ औकात के बाहर, तुम आउटसाइडर को जिम्मेदार नहीं है, उसको रोने देना। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो बात अंदर का था और उसके कारण आउटसाइडर फंस गया। आओ देखते हैं। इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वही हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बोला आउटसाइडर बदमाश है, यहाँ पे उसको भोला भोला बोल के बचा रहे हैं। In no sense means that outsider are deemed to have notice of the internal affair of company। कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है हमको नहीं पता। और इसी को क्या बोलते हैं? टर्कवांड रूल भी बोलते हैं। क्या है ये टर्कवांड रूल? एक केस हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। क्या था सुनो, टर्कवांड कंपनी का दिवाला निकल गया था एक, टर्कवांड उसका लिक्विडेटर था, ठीक है। तो अब मानो ये टर्कवांड है, ये रॉयल ब्रिटिश बैंक है। रॉयल ब्रिटिश बैंक से टर्कवांड उधार लिया था, ठीक है, और बदले में उनको बॉन्ड दिया। मतलब क्या दिया? डिबेंचर समझ लो, ठीक है। अब क्या हुआ, एक सेकेंड, कहाँ गया रे? हाँ, अब क्या हुआ, ये बॉन्ड था 2000, क्या है ये साइन? पाउंड, ठीक है, इसको पाउंड बोलते हैं। इंग्लैंड, यूके, लंदन, ये सब जगह में पाउंड चलता है। तो दिक्कत ये हुआ भैया कि बॉन्ड जो है उस पे कंपनी का सील भी था
और 2 डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी का साइन भी था। ले इंडिया में क्या बोलता है, कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल, नहीं तो 2 जन का और ये साइन चाहिए। इन लोग देखो ना कितना कुछ करके दे दिया, मतलब एकदम जेन्युइन है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंपनी के ऊपर केस किया गया तो पता चला कि डायरेक्टर के पास इतना उधार लेने का पावर नहीं था। तो ये टर्कवांत बोल रहा है कि आप लोग साइन क्यों किए। अचानक से पता चलता है कि ये जाली साइन है, 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी का साइन नहीं लगा है, एक ही डायरेक्टर सारा काम कर दिया है। तो क्या इसके लिए टर्कवांत या बाहर का आदमी को पछताएगा? कंपनी के अंदर में घपला हो रहा उसके कारण लॉ बोला। यहां पे लॉ क्या बोला कि बॉन्ड तो वैलिड है भाई, बैंक तुमको नहीं पता था, डायरेक्टर तुमको नहीं पता था तेरा डायरेक्टर ऐसा काम कर रहा है, लेकिन काम तो तेरे अंदर में हुआ, तेरा गलती, तुम गलत आदमी को हायर किया, इसके लिए टी नहीं पछताएगा। तो ये टी आउटसाइडर था और उसको, सॉरी, रॉयल ब्रिटिश बैंक आउटसाइडर था और उसको क्या हुआ, छूट मिल गया। किससे? तर्कवांत से। तर्कवांत कौन था? वो कंपनी का जो लिक्विडेटर था, यानी कि इस बॉन्ड का पैसा देना पड़ेगा, फंस गया। भले ही लिमिट इतना का था, लेकिन ये साइन बतलाता है ना लिमिट ज्यादा का है, तो हम साइन को देख के आपको कंपनी दी। अब आपके अंदर कंपनी में घपला हुआ, उसके लिए हम फंसेंगे क्या? नहीं। लेकिन यही बात मोआ में लिखा होता तो क्या ये सब बात बोल के बच पाता? तुरंत बोलता मोआ पढ़ लेते हैं, आप वहां देख लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर बॉन्ड वॉज वैलिड। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कुछ केसेस में ये जो इंडोर मैनेजमेंट है कि अंदर में जो आप लोग कर रहे हैं कंपनी का, उसका बाहर का आदमी को नहीं पता है। इंडोर में जो हो रहा है, इंडोर में मैनेजमेंट जो आपस में जो भी गलती कर रहा है, बाहर का आदमी उसके लिए नहीं फंसेगा। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि इन केसेस में ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जाली साइन है और हमको पता है, फिर भी हम बॉन्ड को पैसा दे दिए, क्या हमको पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो ना, डायरेक्टर जो है डिबेंचर का इशू को डिफेंड नहीं कर पाया। डायरेक्टर बोल रहा है कि हम खुद को डिबेंचर इशू करना चाहते हैं। क्या एक डायरेक्टर खुद को डिबेंचर इशू कर सकता है? कर सकता है अप टू अ लिमिट। मतलब एक कंपनी है, कंपनी को पैसा का जरूरत है, डायरेक्टर बोला मेरे पास है, ले लो, हमको डिबेंचर दे दो। ठीक है, अब एक डायरेक्टर को पता है कि उसका कंपनी का आर्टिकल में लिखा है तुम नहीं कर सकता, फिर भी वो कर रहा है, क्या ये अलाउड होगा? नहीं। इंडोर मैनेजमेंट बोल के भी नहीं बच पाएगा। खुद को शेयर अलॉट किया है, क्या यहां पर अगर जरूरत पड़ेगा तो खुद को बचा सकते हैं? नहीं। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे कंपनी के साथ, कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा अलग चल रहा है। हम गए हुए हैं एक फर्नीचर के शॉप में और उसका मैनेजर हमको एक OnePlus का फोन बेच रहा है। फर्नीचर का दुकान में OnePlus का फोन बिक रहा है, इसके लिए मुआ हुआ पढ़ने का जरूरत है। ये इरेगुलरिटी है और तुमको डाउट हो रहा है ना भाई, तो यहां पे इंडोर मैनेजमेंट का मजा नहीं ले सकते हम। ठीक है, इंक्वायरी करो, मुआ देख लो, यहां पे तुम नहीं बच पाएगा। इफ यू हैड डाउट कि कुछ इरेगुलर हो रहा है, मेरे से एक कंपनी डील करता था, तो जब वो उधार लेता था वो सिर्फ लाख रुपया का उधार लेता था एक साल में। इस साल वो हमसे 50 लाख का माल उधार मांग रहा है। हम पता करेंगे पहले फोन करके क्या मैटर चल रहा है। इरेगुलरिटी है, सस्पिशन होना जरूरी है, तो वहां पे आपका जिम्मेदारी, आप इंक्वायरी करो। ठीक है, एक बंदा है, 2 कंपनी में डायरेक्टर है और वो एक कंपनी का पैसा को दूसरा जगह लगाना चाहता है, क्या वो कर सकता है? मुआ हुआ में नहीं लिखा है, लेकिन ये अंदर का बात है। क्या कोई भी कंपनी बच पाएगा इंडोर मैनेजमेंट बोल के? दूसरा कंपनी नहीं बच पाएगा। अच्छा, हम फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है? केस देखो, प्लेंटिफ यानी कि जो बंदा केस किया था, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड, रूबन केस किया। प्लेंटिफ वाज अ ट्रांसफरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि इसको कहीं से शेयर मिला है और उसमें कंपनी का नाम है। अब जो CS है वो साइन लगाया था और बाकी 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर झूठा मूठा डाला। क्या ये जो बाहर का बंदा, इसका गलती है? क्या ये रूबन हारेगा कि जीतेगा? क्या हुआ सुनो, द प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट वेदर द सिग्नेचर वाज जेन्युइन और फोर्ज्ड,
it is the internal, was a part of internal management, and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such a complete forgery. यहाँ क्या हुआ कि कंपनी सेक्रेटरी हैज एड, यहाँ पे जो बंदा केस किया था वो हार गया. वो क्यों हार गया? क्योंकि यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज था. क्या था? इरेगुलरिटीज. जनरली अगर हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो उस ओरिजिनल शेयर होल्डर का साइन होना जरूरी है. यहाँ वो चीज़ नहीं था. यहाँ CS और डायरेक्टर कर रहा है. क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट का आउटसाइडर मजा नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीटली विजिबल है ना कि फ्रॉड हो रहा है. अगर आपके साथ फ्रॉड हो, फॉर्जरी हो और आपको नहीं पता था, डायरेक्टर साइन किया कोई नॉर्मल चीज में, नॉर्मली वो लोग करता है, मेरे को नहीं पता था, तब आप बच सकते हैं. आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्टर का साइन जरूरी नहीं है, फिर भी उसका साइन दिखा के आप कंपनी को फंसाना चाहते हैं, नॉट अलाउड. क्लियर है? इसी के साथ कंपनीज एक्ट हमारा कंप्लीट होता है.